स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। जनरल हिंदी पर हम बात करेंगे। हमारे क्लासेस जनरल हिंदी के जो चल रहे हैं, चूँकि जनरल हिंदी व्याकरण जो जिसे कहते हैं वो सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जैसे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो, आरओ एआरओ हो, पीईटी का एग्ज़ाम हो, यूपी के ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम है, स्टेट की टीईटी है, सुपर टीईटी है, जितने भी इस तरह के जो वनडे एग्ज़ाम हैं, दरोगा है बिहार का, या कोई भी ऐसे एग्ज़ाम है जिनमें जनरल हिंदी लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बीएड के एंट्रेंस में भी पूछी जाती है। तो हम बात कर रहे थे जनरल हिंदी में, उसी पर आगे का क्लास है। हम वर्ण पर बात कर चुके थे, स्वरों पर बात कर चुके थे, व्यंजन पर बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे शब्द रचना पर कि शब्द क्या होते हैं और उनकी रचना किस प्रकार होती है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमारी जो कमी लगे, जो आपको लगे कि आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अपने अगर आपको लगे कि हमने अच्छा कुछ किया है, अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो, तो इसे लाइक और शेयर भी करें। लेकिन आप हमारी कमी बेझिझक बताएं। जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोहि बर जाओ भय बिसराई, ऐसा श्री रामचंद्र जी ने कहा था अपनी राज्यसभा में। हम भी कह रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक शब्द अर्थ एवं वाक्य विचार। शब्द अर्थ एवं वाक्य विचार ये टॉपिक है। तो आइए पहले शब्द जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। वर्ण हमने समझ लिया, स्वर हमने समझ लिया, व्यंजन पर हमने बात कर ली। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन वो होते हैं जिनमें स्वर समाहित रहते हैं। इन दोनों पर हम बात कर चुके थे पूरी तरह से। अब हम बात करेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द कहते हैं वर्णों के समूह को। वर्णों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। कुछ वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। लेकिन वर्णों का कैसा समूह है? जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो। ऐसा ही कोई भी वर्णों का समूह शब्द नहीं कहलाएगा जिसका कोई अर्थ ना हो। उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे का एक वर्ण, मा दूसरा वर्ण, ला तीसरा वर्ण, ये हुआ कमल। कमल का अर्थ है कमल एक पुष्प है, तो ये शब्द हो गया। लेकिन वर्णों का मेल तो ये भी हो जाएगा, मा का ला, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। ये मकल का कोई अर्थ नहीं है, तो इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। यानी कि हम जो लिख रहे हैं, जिन वर्णों का हम समूह बना रहे हैं, उन वर्णों के समूह का कोई अर्थ होना चाहिए, तभी वो शब्द कहलाएगा। ये कमल भी हो सकता है, इसे हम कलम भी लिख सकते हैं। इन्हीं वर्णों के समूह से दोनों शब्द बन गए। ये भी सार्थक शब्द है, लेकिन ये सार्थक नहीं है। शब्द रचना कैसे होती है? शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया। शब्द रचना कैसे होती है? शब्द रचना की शैली पर बात करेंगे। तो शब्दों की रचना चार प्रकार से होती है। एक उपसर्गों के माध्यम से, दूसरा प्रत्यय के माध्यम से, तीसरा संधि के माध्यम से, चौथा समास के माध्यम से। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जान लेते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं, वे शब्दांश होते हैं। शब्द नहीं कहेंगे, शब्दांश कहेंगे, क्योंकि वो पूरा उपसर्ग पूरा शब्द नहीं होता। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द का अर्थ निर्धारित करते हैं। पूर्व में जुड़ते हैं, जैसे इसके लिए कोई भी उदाहरण, जैसे दिन एक शब्द है, इसके पहले आप अगर प्रति जोड़ देंगे तो दिन का अपना अर्थ है, ये शब्द है, ये शब्दांश है। ये क्या बन जाएगा? प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब हुआ रोजाना, रोज रोज। ये क्या हो गया? प्रतिदिन का अलग अर्थ हो गया। रोज रोज, दिन मतलब एक दिन, प्रतिदिन मतलब रोज रोज। तो प्रति उपसर्ग जुड़कर क्या बनाता है? उस शब्द के साथ
उपसर्ग जोड़कर एक शब्द के साथ एक नए शब्द का उस शब्द का एक नया अर्थ निकालता है। उपसर्ग शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द को एक नया अर्थ प्रदान करता है। ठीक प्रत्यय भी लगभग वैसा ही है। प्रत्यय क्या करता है कि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, यानी कि ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ उसको एक नया अर्थ देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और शब्द को नया अर्थ प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मीठा, मीठा में ई प्रत्यय जुड़ेगा तो मिठाई बन जाएगी। मीठा स्वाद है, मिठाई एक व्यंजन है। दो वर्णों के योग को संधि कहते हैं और दो शब्दों के योग को समास कहते हैं। दो वर्णों के योग को संधि कहते हैं। जैसे आ प्लस आ, ये बन जाएगा बड़ा, ये क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी। जैसे विद्या धन आलय, इसमें ये और ये मिल जाएगा और क्या बनेगा? विद्यालय। ये वाला आ और ये वाला आ मिलकर, ये दोनों बड़े हैं, आ प्लस आ मिलकर आ बना रहे हैं। संधि पढ़ाऊंगी तब विस्तार से पढ़ाऊंगी। दो वर्णों के योग को संधि कहते हैं, जबकि दो शब्दों के योग को समास कहते हैं। ये हम उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास आपको बाद में विस्तार में भी समझाएंगे। अभी सिर्फ शब्द रचना की 4 शैलियां हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं। दो शब्दों का योग, जैसे एक शब्द हो गया कमल, दूसरा शब्द हो गया नयन, दोनों शब्दों का योग होके कमल नयन बन गया। और इसका तीसरा अर्थ भी निकल जाता है। कमल का अर्थ, कमल एक पुष्प का नाम है, नयन मीन्स आंखें होती हैं। कमल नयन का मतलब होता है कमल की तरह आंखों वाला या आंखों वाली, और कमल नयन का मतलब रामचंद्र जी को भी कहते हैं कमल नयन, राजीव नयन। तो एक इनके अलग अर्थ भी समास में निकलते हैं। समास हम विस्तार में पढ़ाएंगे बाद में आपको। अभी आप इतना जान लीजिए, शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्द वर्णों के समूह को कहते हैं। ऐसा वर्णों का समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो, जो सार्थक अर्थ पैदा करे, वो शब्द कहलाता है। शब्द रचना की शैली कौन है? 4 तरीके से शब्दों की रचना होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि से और समास से। उपसर्ग क्या होता है? शब्दांश, कोई शब्दांश शब्द के पूर्व में जुड़कर उसको एक नया अर्थ देता है, वो उपसर्ग कहलाता है। जब कोई शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर नया अर्थ देता है तो वो प्रत्यय कहलाता है। पा से पीछे वो आगे होता है, तो उपसर्ग और प्रत्यय पीछे, याद करने के लिए। संधि दो वर्णों का योग है जिसमें 2 अक्षर मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। समास में 2 शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब शब्द विचार बात कर लेते हैं कि शब्द कैसे होते हैं। तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक सार्थक शब्द होता है और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से? सार्थक शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इन पर हम डिटेल में बात करेंगे, अभी बस इतना ही जान लीजिए। सार्थक शब्दों को 3 प्रकार से विभक्त किया गया है, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये बाद में जैसे आपने पढ़े होंगे या आप तैयारी कर रहे हैं, देखे रूढ़ होते हैं, यौगिक रूढ़ होते हैं, वो शब्द इन्हीं आधारों पर उनको व्यक्त किया जाता है, तो उन्हें हम डिटेल में पढ़ाएंगे। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं। निरर्थक शब्द 2 भागों में विभक्त होता है, एक विकारी शब्द होते हैं, एक अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, संज्ञा,
सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्दों को भी 4 भागों में बांटा गया है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इतने प्रकार के शब्द होते हैं और ये सब हम आपको डिटेल में बताएंगे। इन सबको हम क्या करेंगे, अभी डिटेल में एक एक करके पढ़ाएंगे। उपसर्ग भी बताएंगे, प्रत्यय भी बताएंगे, संधि भी, समास भी, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, ये सार्थक शब्दों के तीनों प्रकार बताएंगे। उसके बाद निरर्थक शब्दों के दोनों प्रकार, विकारी और अविकारी। विकारी का मतलब होता है वो शब्द जो लिंग, वचन, क्रिया आदि के आधार पर चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी में जैसे आ जुड़ा है, जिनका विकार नहीं हो सकता, इनकी जो नहीं बदलते, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण चारों आ जाते हैं। अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अविकारी में आते हैं। तो इनके बारे में हमने जाना। अब हमने जो ये बताए हैं इनको डिटेल में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा।